कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप सभी का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का आज हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को जो है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से बना दिया गया है, जो कि थोड़ा सा आप लोग के लिए लेंथी होने वाला है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका सटीक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग को डिटेल के साथ एक एक, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, दिन रात एक मेहनत करके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को भी बताया जाएगा। तो चलिए पहले आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग बताइएगा किस किस सब्जेक्ट का वीडियोस चाहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लास 12 का जो है इकोनॉमिक्स का आपको मॉडल पेपर यहां देखने को मिल रहा है, अर्थशास्त्र का। ठीक है, आपको समय दिया गया है 3 घंटे का, और जो है टोटल मार्क्स कितना है, 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। आगे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न को समझना। जब तक आप पैटर्न और सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक जो है मैदान में उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको पहले ही कह दिया गया कि आप अपने शब्दों में उत्तर लिखने की कोशिश करें, और उसके बाद दिया गया सभी प्रश्न जो है आपको लिखना अनिवार्य है। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है, टोटल यहां पे क्वेश्चन नंबर दिया गया 52, तो क्या हमें 52 का 52 क्वेश्चन बनाना है? ऐसा नहीं। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या है, कितना बनाना है वो आगे समझ लीजिए, ताकि आप एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। ठीक है, पहले आप लोग को बता दिया गया था कि इस बार जो है आप लोग का जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो आपको जो है एक ही शीट पर दिया जाएगा, यानी उसी पर आंसर्स लिखना है। ठीक है, आपको ओएमआर शीट पे एग्जाम नहीं होगा, यानी आपका ऑब्जेक्टिव जो 1 से 30 तक लिया जाएगा वो आपको बुकलेट पर ही लिखना है आंसर्स को। ठीक है, तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा 30, कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा यहां पे लिख दिया गया, कितना अंक निर्धारित है 1, यानी टोटल आपका हो रहा है 30 मार्क्स। ठीक है, और टोटल है आप जानते हैं 80 मार्क्स, जिसमें से 30 मार्क्स अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो बच रहा है कितना, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। 50 मार्क्स का क्या बच रहा है, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या दिया गया। देख सकते हैं 31 नंबर से 38 नंबर तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसको आपको एक शब्द में आंसर को देना है। ठीक है, या एक वाक्य में। ठीक है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर को देना है। ठीक है, लेकिन यहां पे टोटल अगर क्वेश्चन देखिएगा ना, 31 से 38, दैट मीन्स कितना क्वेश्चन हो रहा है, 8 क्वेश्चन। क्या आठों का 8 प्रश्न बनाना है? बिल्कुल नहीं। 8 में से किन्हीं आपको 6 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, यानी आपको 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक है, और हर एक प्रश्न के लिए कितना अंक दिया गया, आपने देखा यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए कितना अंक है, 2 अंक है। कितना अंक है, 2 अंक है, यानी आपका 6 दूनी हो गया 12 मार्क्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और इसका भी जो है ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, 3 से 4 वाक्य में आप आंसर को लिखिएगा, सेंटेंस पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लिखना कैसे मैं वो आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, 39 से लेकर 46 तक, यानी आपका फिर से 8 क्वेश्चन हो रहा है। क्या 8 का 8 प्रश्न लिखना है लघु उत्तरीय में, यानी शॉर्ट आंसर में? नहीं। ठीक है, कितना लिखना है, 6। इसमें भी 8 में से जो आपको 6 अच्छे से आंसर आता है वही लिखिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया गया, 3 अंक। कितना दिया गया, 3 अंक, यानी 6 तिया हो गया 18 अंक। ठीक है, इस सेक्शन से आपको 18 नंबर मिलने वाला है। चलिए, तो दीर्घ उत्तरीय क्या दिया गया, देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय 47 से 52, यानी टोटल आपका यहाँ पे हो रहा है 6 क्वेश्चन। कितना हो रहा है, 6 क्वेश्चन। क्या आपको 6 का 6 आंसर देना है? नहीं देना है। कितना प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 4 ही उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न के लिए कितना मिलेगा आपको, 5 अंक, यानी टोटल हो गया 20 अंक। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया। पहले समझ लीजिए कि टोटल जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 30, हर एक के लिए मिलेगा 1 अंक, यानी 30 अंक हो गया। फिर रहने वाला आपका दोस्तों क्या, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 6 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और हर एक के लिए कितना अंक दिया गया आपको, 2, यानी 6 दूनी 12। फिर लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप, टोटल 6 करना है 8 में से, जिसमें हर एक के लिए 3 अंक, यानी 18 अंक हो रहा है आपका। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, टोटल आपको कितना करना है, टोटल जो आपको मात्र कितना करना है, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक है, यानी 4 25 हो गया आपका 20। तो दोस्तों यहाँ पे 30 और इधर हो गया आपका
अगर कैलकुलेट कीजिएगा 8 2 10, ठीक है, और इधर करेंगे हम लोग 3 4 1 5, 5 2 7 और हाथ में था 1, हो गया आपका 8, यानी टोटल हो गया 80 अंक। तो ये आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए, इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है टू द पॉइंट, क्योंकि जैक के तरफ से एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है। हो सके अगर आप लोग को डिमांड रहा तो मैं इसी पैटर्न पर आप लोग के लिए और भी सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते चलते और समझ के इसका आंसर्स भी आप लोग देते चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिले, बशर्ते कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत कम देखने को मिला था। लेकिन अब अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता है तो लगातार आप लोग के लिए जो है बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है। पिछले साल के स्टूडेंट्स ने जो है इस चैनल से तैयारी करके 90+ स्कोर किया हुआ है। इस बार अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो दिन रात मैं आप लोग के लिए इस बार मेहनत करूंगा और आप लोग तय मानिए आप लोग का 90+ स्कोर आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विद्यमान से दो वस्तु की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। Which of the following curve shows the maximum output combination of two goods using optimum allocation of resources? तो याद रखिएगा ऐसे टाइप का संसाधनों को हम लोग कहते हैं क्या, उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। मैंने बताया था कि वो वक्र जो यह बताता है कि एक देश में श्रेष्ठतम तकनीक व अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं का वैकल्पिक संयोग द्वारा जो है जिन्हें क्या कर सकते हम लोग उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, जो कि प्रश्न में आपको पूछा गया था। याद रखेगा, द कर्व दैट शोज व्हाट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अ कंट्री कैन यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल। याद रखिएगा इस टाइप का है तो आप समझ जाइए कि किसका बात किया जा रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बात किया जा रहा है, ठीक है। इससे आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ग्राफ के साथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, यहाँ पे जैक बोर्ड की तरफ से एकदम से जज्बात बदल दिया गया है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आज तक जो है जैक बोर्ड की तरफ से पूछा नहीं गया। ये पूरी सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को जाकर ही बना के आए, इसलिए ध्यान से इस पैटर्न को समझिए और जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से कीजिएगा, क्योंकि मैं सीबीएसई में ही पढ़ा रहा हूं तो उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बोला गया है निम्न में से किस प्रश्न का संबंध जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, ठीक है। आपको बोला गया कूट का प्रयोग करते हुए, यानी ऑप्शंस को देखते हुए जो ऑप्शंस का ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन तो दिया होगा, आप लोग क्या करते थे 4 ऑप्शन देखते थे और कोई एक टिक करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा और उसमें से 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 भी ऑप्शन सही हो सकता है, वो आपको करेक्ट चुनना है। किससे रिलेटेड चुनना है, सारा टॉपिक आपको चुनना है किससे रिलेटेड, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका एक उत्पादक, एक फार्म, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की कीमत का निर्धारण का बात करते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन का हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु का, ठीक है। तो सबसे पहला ये ऑप्शन दे दिया गया है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण कैसे होता है, यानी इसके बारे में तो बताता है कौन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमको पता चलता है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है देश में संसाधनों का विद्यमान कैसे हो, इसके बारे में बोला गया है। तो देश से पूरा बात किया गया, तो हम लोग कभी भी जो है याद रखिएगा कि हम लोग एक परिवार, एक फार्म, ठीक है, एक उत्पादक के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में बात करते हैं, पूरा होल का बात नहीं करते हैं। तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहां देखिए क्या लिखा गया, हम क्या बताएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फार्म, एक उत्पादक, ठीक है, एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो यहां पे एक फार्म देख लिया आप, समझ में आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक फार्म कुल निर्गत स्तर क्या है ये पता चलता है, यानी ऑप्शन 3 भी सही है अब तक, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, एक देश में वस्तु की कीमत तो क्यों बढ़ती है, ये बताने का काम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जहां पे ऑप्शन 1 भी दिया हो और ऑप्शन 3 भी दिया हो। चलिए अब देखिए ऑप्शन का फिर ऑप्शन दिया गया,
अगर कोई बच्चा हड़बड़ी से देखेगा, अरे व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड मिल गया आंसर, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए ऑप्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे छिपा हुआ है, इसमें से आपको ए बी सी डी में से ही चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट था ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर से जो है दिया गया उससे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर एक ग्रुप में भेजिए, क्योंकि पैटर्न को पूरी इकोनॉमिक्स का चेंज कर दिया गया है इस बार जैक की तरफ से। पूरा सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न डाल दिया गया, अचानक से डाल दिया गया, समय भी नहीं है कि आप लोग को जो है डिटेल के साथ हर एक चीज़ को जो है टाइम मिले, एक एक सेट लगाते रहें, ठीक है। तो आप लोग को इसी हिसाब से करना, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो इसका जो है आगे भी मैं इसी तरीके से खुद से बना के आप लोग के लिए लेकर आऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि यूटिलिटी इज द आइडिया ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू इमेजिनरी यूनिट्स नोन एज यूटिल्स। यूटिलिटी को जो है मेजर किया जाता है किससे? यूटिल्स से। किसका? यूटिल्स, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ यूटिल्स ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया? ऑप्शन नंबर डी, रुपया, रुपये को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, अगर यूटिल्स ही करेक्ट होता, अगर दिया रहता, ठीक है। बोला गया यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या है? 2 है, तो वस्तु की मांग होगी। तो इस टाइप में अगर वस्तु की कीमत की लोच का मांग क्या है? 2 है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? जब आप लोग का वीकली टेस्ट चल रहा था, इसको काफी अच्छे से मैंने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे इलास्टिक, ये इस टाइप का क्या कहलाएगा? इलास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलास्टिक, यानी लोचदार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तु को निम्न बंडलों में से किन बंडलों में उदासीन होगा? यानी बोला गया है क्या? देखिए यहां पे बोला गया है द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज मोनोटोनिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशन द कंज्यूमर्स इंडिफरेंट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग बंडल्स ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सही पकड़े, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका कौन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? निम्न में से पूरक वस्तु का उदाहरण है। ये भी मैंने समझाया हुआ है कि पूरक वस्तु का उदाहरण क्या होता है। पूरक का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। जैसे चाय बनाना, तो चाय बिना चीनी का तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा? चाय और चीनी भी पूरक वस्तु है, ठीक है। जैसे उसके बाद हो गया पेन, पेन में स्याही नहीं रहेगा तो पेन चलेगा नहीं चलेगा, पेन स्याही हो गया। मोबाइल फोन है तो सिम कार्ड तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से जो वस्तुएं हैं जो साथ साथ चलती है वो पूरक वस्तु कहलाती है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब पूरक वस्तु नहीं है। अगर यहाँ पे जूता और मोजा दिया रहता तो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कलम और स्याही। आप लोग बताइएगा ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन ये किस टाइप की वस्तु है, ठीक है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः एक औसत उत्पाद का वक्र, ठीक है, का आकार होता है। ये वीकली टेस्ट में आप लोग से पूछा गया था और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए थे। जनरली द शेप ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज, तो कैसा होता है दोस्तों? ये हमेशा उल्टे यू आकार का होता है। कैसा होता है? हमेशा उल्टा यू आकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 8 कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि संसाधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। देखिए बहुत सारा वीकली टेस्ट के पेपर से ही क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, इसलिए वीकली टेस्ट का पेपर जो है जो बताया गया उसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीकली टेस्ट का पेपर बनाने वाले भी कौन है? JCRT ही है, ठीक है। इन द प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इफ द फैक्टर्स आर इंक्रीज ट्वाइस देन हाउ मच द आउटपुट विल इंक्रीज। तो इस समय क्या होता है? तो इस समय में जो होगा जब दोगुना करेगा तो आपका वृद्धि भी जो होगा क्या होगा? दोगुना होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से चित्र में आयत OABC, देखिए यहाँ पे आयत बना हुआ है
ओ ए बी और सी, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या दर्शाना चाह रहा है। तो याद रखिएगा इस टाइप का जो आप लोग को बताया गया था इसको कहते हैं हम लोग TFC। इसको क्या कहते हैं? TFC, यानी टोटल फैक्टर कोस्ट जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कोस्ट जो होगा, टोटल फिक्स्ड कोस्ट जो होगा यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा, कुल स्थिर लागत करेक्ट होगा। क्यों होगा भैया? मैंने बताया था वे लागत जो विभिन्न उत्पादन के स्तरों पर एक समान रहती है वो आपका क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागत कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फिर आ गया देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से रिलेटेड, ठीक है। एकल प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट से रिलेटेड दिया गया है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है याद रखिएगा जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या क्या होता है? काफी बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो अत्यधिक हो जाएगा, यहाँ पे लार्ज नंबर करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म के संतुलन की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये जब समझाया गया था तो बताया भी गया था आप लोगों को। 11 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? एकदम याद कर लीजिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। MR बराबर MC होता है तथा MC का वक्र जो है MR वक्र को क्या करता है? नीचे से काटता है। काफी अच्छे से ग्राफ के द्वारा आपको ये समझाया गया था, इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आपका पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला गया एक फार्म द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति क्या हो रहा है? 15% बढ़ जाती है तो पूर्ति होगी। तो पूर्ति इस सिचुएशन में क्या होगा? तो बताया गया था आपको, इस सिचुएशन में पूर्ति होगा आपका लोचदार। क्या होगा दोस्तों? लोचदार, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किया है। इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज बाय 15% ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द फार्म, देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी क्या होगा? वो तब इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में क्या बोला गया? निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में सही विकल्प। ये भी नया पैटर्न डाला गया है CBSE बोर्ड वाला, यानी कथन और दूसरा है निष्कर्ष। कथन और कारण भी कर सकते हैं, असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला आपको ये दोनों पढ़ना है और उस हिसाब से आपको जवाब देना है कि क्या सही हो सकता है। पहला दिया गया कथन, उसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म का पूर्ति वक्र बाई की ओर क्या होता है? सरक जाता है, ठीक है। The supply curve forms shift towards left due to the imposition of units tax on good, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है पूछा गया? तो इसका कारण यहाँ लिखा गया कि वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म की सीमांत लागत क्या होती है? बढ़ती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फार्म इंक्रीजेस ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड्स। तो बोला कि ये जो यहाँ पे कथन दिया गया था, क्या इसका कारण ये हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा ऑप्शन दिया गया। बोला गया कि पहला जो कथन था उस कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे कथन जो है सही है या आपका जो है कारण गलत है। यहाँ पे ध्यान देना आपको 13 नंबर पे, यहाँ पे आपका जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए बोला गया सही, आर बोला गया गलत, जो कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए को गलत कर दिया गया। हम लोगों ने बोला कि ए तो सही है लेकिन यहाँ पे आर को सही कर दिया गया, फिर ये गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा ये दोनों ही जो अपने आप से रिलेटेड है, यानी आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। और देखिए याद रखिएगा यही चीज़ एक्चुअल में यही जो है कथन को पूरा पूरी अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। क्या डिफाइन कर रहा है? कि वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म की सीमांत लागत बढ़ती है, मतलब किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म की पूर्ति वक्र क्या होता है? बाईं ओर सरक जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से पूछा जाएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 14 नंबर का जो है दोस्तों मैंने बताया था कि जब याद रखिएगा व्हाट इज द इफेक्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स इक्विलिब्रियम प्राइस बोला गया। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा। संतुलन कीमत में क्या होगा? इस सिचुएशन में वृद्धि होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर देख सकते हैं, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है दोस्तों? तो बाजार में मांग की अधिक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जो है मांग
जो है पूर्ति से क्या हो, अधिक हो। जब मांग जो है पूर्ति से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतुलन की अवस्था रहता है ना, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बोला गया है। ठीक है, अधिक की स्थिति बोला गया, तो अधिक की स्थिति में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा गया 16 में, और 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि उत्पादन के साधन पर जो है निजी स्वामित्व होता है, तो प्राइवेट ओनरशिप ऑन फैक्टर्स प्रोडक्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अन्य ऑप्शन की तुलना में 17 नंबर जो है यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया मान लीजिए एक देश में 2 लाख व्यक्ति जो है रोजगार से संलग्न है, यानी लेट्स एज्यूम दैट इन अ कंट्री देयर आर 2 लाख पीपल इन आर एम्प्लॉयड बोला गया है। ठीक है, कितना व्यक्ति एम्प्लॉयड है, 2 लाख एम्प्लॉयड है, और 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है। ठीक है, 10,000 जो है विलिंग टू वर्क है, बट उन्हें जो है काम नहीं मिल पा रहा है, बट दे डिडेंट गेट एनी। ठीक है, पर उन्हें काम नहीं मिला, यानी बेसिकली कहने का मतलब है 10,000 लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, बेरोजगार है। तो आपको बोला गया है कि देश में बेरोजगारी दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको निकालने बोला गया है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर कैसे निकालते दोस्तों, तो याद रखिएगा बेरोजगारी दर जो है निकालने का फॉर्मूला है, ऊपर में लिखते हैं हम लोग बेरोजगार, क्या लिखते हैं, बेरोजगार। ठीक है, अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग का साथ में डिग्री आ जाए, और उसके बाद आप लोग के कंप्यूटर का अच्छा कोर्स कर लीजिएगा। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में भी जो आसानी से कम 15 से 16 हज़ार का नौकरी मिल जाता है। अगर आपके पास हुनर होगा तो आपके लिए नौकरी रखा हुआ था। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे याद रखिएगा आप लोग कभी बैठे हुए नहीं रहते हैं, और आर्ट्स वाले बच्चे आप लोगों के लिए लगातार वैकेंसीज आते रहेंगे, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए। तो जो बच्चे सोचेंगे कि इसके बाद हम ऐसे ही रह जाएंगे, डिग्री पर डिग्री लेते जाएंगे, तो बस डिग्री हाथों पर रह जाएगी, इसलिए अपने साथ साथ स्किल को भी बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेरोजगार दर कैसे निकालते हैं हम लोग, बेरोजगार को जो मान है उसको ऊपर में लिखते हैं, और उसके बाद टोटल जो है श्रम बल को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना में क्या देते हैं, 100। तो बेरोजगार कितना है, तो बेरोजगार है आपके पास यहाँ पे दिया गया था, टोटल है 10,000। कितना है दोस्तों, 10,000। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, फॉर्मूला याद हो गया आप लोग को। दर का फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर में बेरोजगार होगा, बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट, और नीचे में होगा श्रम दर, और गुना में क्या, 100। तो बेरोजगार कितना था मेरा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ था, और कितने लोगों को रोजगार मिल चुका था, 2 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका था, गुना में क्या देंगे, 100। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है 4 शून्य यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बचा 20, और 20 का पहाड़ा में 100 के बार में कटता है, 20 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 5 बार में, के बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत निकला, 5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5% जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है क्या 5%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से जो है अभिप्राय क्या है, तो व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग का एक वीडियो मैंने बनाया है स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी चैप्टर से रिलेटेड ही है। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का भाग होता है। ठीक है, तो ओल्ड सिटीजन्स के लिए जो पेंशन दिया जा रहा है उसके बारे में पूछा गया किसका भाग है, तो किसका भाग में आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आ जाएगा, उनका खुद का व्यक्तिगत जो है आय है, पर्सनल इनकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम क्या है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है अभी के टाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का मुद्रा,
बाकी ऑप्शन से। चलिए आगे देख लेते हैं 22 में क्या बोला गया, ब्याज की दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है पूछा गया। तो 22 का जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोला गया द इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी के बारे में बोला गया। तो 22 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। मुद्रा की नकदी मांग में क्या होती है, कमी होती है, कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए 23 नंबर देख लेते क्या बोला गया। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो 23 का जो है यहाँ पे बोला गया, उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला बैंक दर में कमी दिया गया है, दूसरा प्रतिभूतियों की बिक्री दिया गया, तीसरा दिया गया कोष अनुपात में कमी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि आपका ए और सी दोनों ही ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट था। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। तो किस कर को कागजी कर कहा जाता है, पेपर टैक्स कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 25 नंबर बोला है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसे कर जिसका भुगतान सरकार को व्यक्ति या संगठन के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, सीधे दिया जाता है। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, कस्टम टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या याद रखना है, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर जो होगा यहाँ पे का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, अप्रत्यक्ष कर में आएगा। 26 नंबर बोला है यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो एमपीसी का मान क्या होगा। तो एमपीसी का मान पूछा गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में जो है दोस्तों याद रखिएगा क्या होगा, इस सिचुएशन में मान जो होगा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का एक घटक नहीं है पूछा है। तो 27 का जो है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, एक एक चैप्टर को आप लोग को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने वाला है। बशर्ते कि आप लोग जो है नीचे कमेंट कीजिए कि सर आप डिटेल वाइज चैप्टर को बताते चले। मैंने कोशिश किया बताने का इस बार, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स इस बार मिला नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार के बच्चों को बस डायरेक्ट आंसर्स चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे बच्चे रहे, ठीक है, जिनको डिटेल के साथ समझना है, नीचे कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन अनुपात कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं पूछा गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं, ये परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक, मल्टीप्लायर कहते हैं। और मल्टीप्लायर का मैंने दो रूल बताया था, के इक्वल्स टू अगर दिया है एमपीसी तो 1 माइनस एमपीसी होगा, और एक बताया था अगर एमपीएस दिया रहे तो डायरेक्ट क्या होगा, 1 बाय एमपीएस होगा। याद रखिएगा दोनों रूल को, ये भी पूछा जाएगा आपका न्यूमेरिकल में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। चलिए 29 नंबर दिया गया विदेशी विनिमय दर क्या है। तो विदेशी विनिमय दर जो है क्या है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका आगे देख सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ठीक है, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देख सकते हैं आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपका व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग नीचे बताइए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अर्थशास्त्र के जो है जन्मदाता एडम स्मिथ के द्वारा जो है कब जो है पुस्तक लिखा गया था और उस पुस्तक का नाम क्या था। ठीक है, और किसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका बुक लिखा है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अर्थशास्त्र को जो है विज्ञान से किसने जोड़ा। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को विज्ञान से किसने जोड़ा, वो भी आप नीचे में कमेंट करके
जरूर बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का 30 का 30 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। एकदम टू द पॉइंट डिटेल के साथ बताऊंगा। कितने बच्चे चाहते हैं डिटेल से समझने के लिए वो भी नीचे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एक एक चीज आप लोगों को बारीकी से डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।